आज हम गहराई से जानेंगे उस चीज के बारे में जो हमारे चारों ओर है, जिससे हर चीज बनी है और जो अविश्वसनीय रूप से पुरानी भी है। हम बात कर रहे हैं परमाणुओं की। हाँ। रिचर्ड फाइनमैन ने एक बार कहा था कि अगर विज्ञान के पूरे इतिहास को एक वाक्य में समेटना हो तो वो होगा, सभी चीजें परमाणुओं से बनी है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत गहरी बात है। और ये सोचना ही कमाल है कि हमारे शरीर का हर परमाणु शायद पता नहीं कितने तारों के अंदर बना होगा, लाखों जीवों का हिस्सा रह चुका होगा। हाँ, ये कल्पना ही अद्भुत है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम सबके अंदर अरबों परमाणु ऐसे हैं जो कभी शेक्सपियर या बुद्ध या चंगेज खान के शरीर में भी थे। हाँ, ये बातें कही जाती हैं। और ये परमाणु अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हुए भी गजब के टिकाऊ हैं। कितने छोटे? इतने छोटे कि लाखों परमाणुओं को अगर एक लाइन में खड़ा कर दें तो वो इंसान के बाल की मोटाई में ही छुप जाएंगे। बाप रे, लाखों! जी। और इनका असली स्वरूप समझना हमेशा से एक पहेली रहा है। सबसे पहले जॉन डाल्टन नाम के एक अंग्रेज विचारक ने, वो भी 1808 में, इन्हें आधुनिक तरीके से समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये पदार्थ के सबसे छोटे मतलब अविभाज्य कण हैं। अविभाज्य यानी जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, लेकिन ये दिखते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं? हाँ, यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प होती है, शायद अर्नेस्ट रदरफोर्ड के काम से। हाँ, रदरफोर्ड, उनका नाम सुना है। हाँ, तो रदरफोर्ड ने 1910 में एक बहुत मशहूर प्रयोग किया था। उन्होंने सोने की एक बेहद पतली पन्नी ली। सोने की पन्नी? हाँ, बहुत पतली। हाँ। और उस पर अल्फा कणों की बौछार की। ये अल्फा कण आप समझ लीजिए तेज गति वाले पॉजिटिव चार्ज वाले कण होते हैं। तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर कण तो पन्नी के आर पार निकल गए, सीधे निकल गए, जैसे वहां कुछ हो ही नहीं। अच्छा। लेकिन कुछ कण किसी चीज से टकराकर वापस मुड़ गए। बिल्कुल उल्टी दिशा में वापस। ये तो बहुत अजीब बात रही होगी। हाँ, रदरफोर्ड खुद हैरान थे। उन्होंने इसकी तुलना ऐसे की जैसे आपने एक पतले कागज पर 15 इंच का तोप का गोला चलाया और वो पलटकर आप पर ही आ गया। कमाल है। तो इसका मतलब क्या निकला फिर? इसका मतलब ये था कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा असल में बिल्कुल खाली है, एकदम खाली जगह। खाली जगह? हाँ, लेकिन उसके एकदम केंद्र में, बीच में, एक बहुत ही छोटा मगर बहुत भारी और पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा है। इसी को नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, तो सारा वजन और पॉजिटिव चार्ज उस छोटी सी जगह में? बिल्कुल। पर इसी खोज ने एक नई और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मुश्किल? कैसी मुश्किल? देखिए, उस समय की जो भौतिकी थी, जो फिजिक्स के नियम थे, उनके हिसाब से तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज वाले नाभिक के चारों ओर घूमते हुए लगातार ऊर्जा खोनी चाहिए। हाँ, जैसे कोई चीज घूमते हुए थक जाती है। कुछ वैसा ही। और ऊर्जा खोते खोते उसे पलक झपकते ही नाभिक में खिंचकर समा जाना चाहिए। अरे! अगर ऐसा होता तो कोई भी परमाणु 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ही खत्म हो जाता। फिर तो कुछ भी स्थिर नहीं रहता, ना आप, ना मैं, ना ये दुनिया। हाँ, ये तो बड़ी पहेली है। तो फिर परमाणु स्थिर कैसे रहते हैं? ये टिके कैसे रहते हैं? यहीं पर नील्स बोर आते हैं, है ना? हाँ, डेनमार्क के नील्स बोर 1913 में। सही। उन्होंने एक क्रांतिकारी बिल्कुल नया विचार सामने रखा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर यूं ही कहीं भी नहीं घूम सकते, बल्कि वह सिर्फ कुछ खास तयशुदा कक्षाओं मतलब ऑर्बिट्स या कह लीजिए ऊर्जा स्तरों में ही रह सकते हैं। खास रास्ते? हाँ, जैसे उनके लिए खास रास्ते बने हों। और सबसे बड़ी बात, जब वो इन खास कक्षाओं में घूमते हैं तो वो ऊर्जा नहीं खोते। अच्छा, ये हुई ना बात। इससे स्थिरता समझ आती है। लेकिन जब वो एक कक्षा से दूसरी में जाते हैं तब क्या होता है? यहीं पर बात और भी अजीब हो जाती है। बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से, मान लीजिए निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में कूदता है। कूदता है, तो वो बीच का रास्ता तय नहीं करता। वो एक जगह से गायब होता है और दूसरी जगह फौरन प्रकट हो जाता है। क्या? गायब होकर प्रकट हो जाना? जी हाँ। ये तो मतलब जादू जैसा लग रहा है। ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। इसी को क्वांटम छलांग या क्वांटम लीप कहते हैं। ये विचार बहुत अजीब था, उस समय के लिए तो क्रांतिकारी था। लेकिन इसने परमाणुओं के स्थायित्व की गुत्थी सुलझा दी और हाइड्रोजन गैस से जो खास रंगों की रोशनी निकलती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसको भी समझाया। अच्छा, तो इस अजीब आइडिया ने काम किया? हाँ, और बोर को इसी काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक और पहेली सामने आ गई। एक और? हाँ, देखा गया कि इलेक्ट्रॉन कभी-कभी तो एक कण
मतलब एक छोटी गेंद जैसा बर्ताव करता है, हम्म। और कभी-कभी एक फैली हुई तरंग जैसे पानी में लहर होती है वैसा बर्ताव करता है। कण भी और तरंग भी एक ही चीज, ये कैसे हो सकता है? यही क्वांटम दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बन गया, और इसी उलझन ने वर्नर हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को जन्म दिया। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। सही। वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1926 के आसपास क्वांटम यांत्रिकी मतलब क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी। उनका जो मशहूर अनिश्चितता का सिद्धांत है वो ये कहता है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन जैसी चीज का या तो ठीक-ठीक रास्ता जान सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, अच्छा। या फिर किसी एक पल में उसकी ठीक-ठीक स्थिति मतलब वो कहाँ पर है ये जान सकते हैं, लेकिन दोनों बातें एक साथ पूरी सटीकता से कभी नहीं जान सकते। मतलब अगर हम ये जानें कि वो कहाँ है तो ये नहीं जान पाएंगे कि किस तरफ जा रहा है, और अगर ये जानें कि किधर जा रहा है तो ये नहीं पता चलेगा कि ठीक अभी कहाँ है। बिल्कुल यही। और ऐसा नहीं है कि हमारे मापने के तरीके खराब हैं, नहीं, तो फिर ये उन कणों की फितरत ही है, ये उनकी बुनियादी प्रकृति है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी ग्रह की तरह चक्कर नहीं काट रहा? नहीं, हाइजेनबर्ग के मुताबिक इलेक्ट्रॉन कोई छोटा सा ग्रह नहीं है, वो संभावनाओं का एक धुंधला बादल जैसा है, एक फजी क्लाउड। संभावनाओं का बादल। हाँ, आप बस ये बता सकते हैं कि उसकी किसी खास जगह पर पाए जाने की संभावना कितनी है, ज्यादा संभावना कहाँ है, कम कहाँ है। एक तरह से जब तक आप उसे देखने की कोशिश नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन हर जगह भी है और कहीं भी नहीं है। हर जगह भी और कहीं भी नहीं। ये दुनिया वाकई हमारे सहज ज्ञान और रोजमर्रा के अनुभवों से कितनी कितनी अलग है। सच में। नील्स बोर ने एक बार कहा भी था कि जो इंसान क्वांटम सिद्धांत के बारे में पहली बार सुनकर हैरान नहीं होता, वो शायद समझ ही नहीं पाया कि क्या कहा जा रहा है। हाँ, ये बात तो सही लगती है। और जब हाइजेनबर्ग से पूछा गया कि कोई परमाणु की कल्पना कैसे करे, तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा, इसकी कोशिश ही मत करो। कोशिश ही मत करो। हाँ, ये सूक्ष्म दुनिया इतनी अजीब है, इतनी अनोखी है कि हमारी रोजमर्रा की भाषा और कल्पना शायद उसे पकड़ ही नहीं सकती। अच्छा, क्या ये जानकारी उपयोगी लगी? हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर विचार जानना अच्छा लगेगा। बिल्कुल।